आप सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में हम स्वागत करते हैं। जैसा कि रोज की तरह आज भी हम अपने कोट से स्टार्ट करेंगे अपना डे। तो आज का जो कोट है वो बहुत ही महान यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडिंग फादर के द्वारा दिया गया है। वो है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब नॉलेज में लगाया हुआ पैसा या नॉलेज में लगाया हुआ किसी प्रकार का समय आपको हमेशा से उससे दुगना प्रॉफिट आपको देता है। आप या तो नॉलेज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एज इकोनॉमिक बेसिस पे बात करें और एज अ टाइम बेसिस बात करें, यानी आप कहीं पे बैठ के कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो आपको उस समय के लिए लगेगा कि दैट्स नॉट वर्थ इट। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू हैव सिचुएशन जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे करनी है, तो वो जो आप पढ़े हैं या जो आप एजुकेशन पहले आपने लिया अपने यूनिवर्सिटी या स्कूल में, वो आपको वहाँ बहुत काम आता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा यही कहा गया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एंड मोस्ट वर्थ इन इन्वेस्टमेंट इन वर्ल्ड इज इन द एजुकेशन। एजुकेशन पे किया गया किसी भी तरह का एक्सपेंड आपको हमेशा काम। हम अब उसके आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा सेक्ट की ओर। वो है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को हम नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन है। उसी प्रकार से पूरे विश्व में हम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, जो कि यूएन के द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि आज ही के दिन 1959 में यूएन के द्वारा एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था या पास किया गया था, जिस डिक्लेरेशन में चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्शन या चाइल्ड विंग वेलबिंग के लिए काम किया गया। तो मतलब उस डे के स्टार्टिंग से हम हर साल आज ही के दिन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू बन के निकला है, और काफ़ी सारे ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिनको बेसिक नीड्स फूड नहीं प्रोवाइड हो रहा है, माल न्यूट्रिशन है, उनको प्रॉब्लम्स हैं। और इन सब कारण जो हमारा पूरा यूथ जनरेशन है, चाइल्ड जो एक पूरा न्यू बॉर्न बेबीज है या उससे ऊपर 10 साल के बीच में, 0 से 5 या 0 से 10 के बीच में जो बच्चे हैं, उनको एक पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा उनका, उनकी बॉडी से सही हेल्थ हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज के दिन हम एक अवेयरनेस के तौर पे पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाते हैं। और यूएन के द्वारा डिक्लेरेशन में यही कहा गया है कि किस तरीके से चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उसी के संदर्भ में अगर जो इंडिया से हम जोड़े इसको, तो इंडिया ने राइट टू एजुकेशन लाया। राइट टू एजुकेशन हमने लाया क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं, मतलब एक जो बच्चा है उसका अपना एक नेचुरल राइट्स होता है कि उसे ज्ञान मिलना चाहिए, और उस ज्ञान में किसी प्रकार का बाधा ना आए। मनी या उसके अपने सर्कमस्टांसेस जो है वो बाधा ना बने, और वो डेवलपमेंट उस तरीके से कर पाए जिस तरीके से वो करना चाहता है। इसी वे में सरकार ने राइट टू एजुकेशन लाया, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रोवाइड करती फ्री एजुकेशन। तो हमने इसी यूएन डिक्लेरेशन को सपोर्ट करते हुए इस वे में अपना किया। तो आज का दिन हम यही चाहेंगे कि आने वाले जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जो नीडी चिल्ड्रंस हैं, उन उनके तक सरकार की पॉलिसी सही से पहुंचे, और सरकार की योजनाओं का फायदा उठा के वो बाकी जो एक बेसिक नीड जिनको मिल पा रही है या एक प्रिविलेज चिल्ड्रंस है उन तक पहुंच पाए, उनसे बराबरी कर पाए और खुद का डेवलप। धन्यवाद। हमारा जो पहला आर्टिकल नहीं, इसको न्यूज़ कहेंगे। अभी मतलब पूरे भारत में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही, जो कि है बिहार से related। आज के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कि भूतकाल मुख्यमंत्री थे, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो 10वीं बार वापस से बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे ओथ लेने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, क्योंकि एक ही राज्य के लगातार आप इतने बार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी आपके साथ जुड़ जाती है, लेकिन एक जो चीज जुड़ के आती है वो आपका नाम। एक होता है ना नेम गेम, कि पूरा पॉलिटिक्स आपके नाम के आसपास ही घूमता है। तो एक ही राज्य में आप बरकरार अपने पोस्ट पे हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी बताती है, आपने जो चीजें की है वाकई में डेवलपमेंट के तौर पे वो दिखाती है। तो बिहार की जनता के लिए काफी अच्छा विषय है कि किसी प्रकार से कोई इलेक्शन में दिक्कत नहीं हुआ, और सही तरीके से इलेक्शन होने के बाद, फ्री एंड फेयर होने के बाद, अब हमारे मुख्यमंत्री बिहार के चुने जाने वाले हैं।
और आज के दिन शायद अभी तक उन्होंने ओथ ले लिया होगा। और आने वाले समय में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी सामने रखी जाएंगी कि किस मिनिस्ट्री को किनको दिया गया है। और अब बिहार की जनता यही चाहती है कि जितने भी अलग अलग राज्य जिस तरीके से डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, वो बिहार भी उसके लिए एस्पायर हो और आगे चल के हम भी उसको उस पटल पे देखें। बाकी जो डेवलप क्या कहें, हमसे आगे जितने राज्य हैं उनके साथ हम बराबरी कर पाए, ताकि भारत के विकास में हमारा भी योगदान है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे इलेक्शन से ये निकल के गए हैं, एक सीट है जिसका नाम है भरमपुर सीट, कुम्हारपुर सीट है विधानसभा का। वहां से मतलब मैथमेटिशियन कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोन मैथमेटिशियन उस जगह से फॉर एमएलए कैंडिडेट उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो हार गए। और ये अपने आप में कहा जा रहा है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर, बिहार कुड नॉट बी चेंज्ड। इस तरह के कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े मैथमेटिशियन को इलेक्शन में जब पहली बात तो एजुकेटेड लोग इलेक्शन या पॉलिटिक्स से बचते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को चेंज करने के लिए, बिहार में बदलाव लाने के लिए इलेक्शन में पहली बार उतरे और उनको काफी बड़ी हार की सामने दी। जैसे उन्हें उनके सामने जो उनके अपोनेंट थे, वो इलेक्शन को 1 लाख वोट से जीते, लेकिन वो मात्र 15,000 वोट में इसमें। और अगर जो मैं आपको बता दूं कि आप आप में से काफी सारे लोग ने उनको सुना भी होगा, केसी सिन्हा, बुक भी आता केसी सिन्हा का, जो मैथमेटिक्स का 10th 11th 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरीका का बेस के तौर पे काम करते हैं जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद। तो उनको इस तरीके से हार का सामना करना, और ये जो क्या दिखाती है, क्या पता इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी बिहार के लोग हैं उनमें इतना अवेयरनेस ही नहीं था कि उनको जान पाए कि इतने बड़े मैथमेटिशियन हमारे विधानसभा से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि क्या बिहार के जनता नॉलेज से नहीं, कह सकते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं, या जो फ्री बीज की तरफ ज़्यादा भागते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो इस तरीके की हार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करती है हमारे पूरे भारत में या बिहार की जनता के लिए खासकर, कि हमने क्यों नहीं इतने महानुभाव को जगह दिया, हमें हमारे डेवलपमेंट या विकास में योगदान दिया। अब इसके साथ हम दूसरे अपने आर्टिकल के ओर चलते हैं। वो है, पूरा आर्टिकल नहीं, पूरा टॉपिक है। लगभग 15-20 दिन से ये टॉपिक, 15-20 दिन नहीं कहे, 2016 से ये टॉपिक हमारे भारत में है। क्या? ये है दिल्ली एयर पॉल्यूशन। दिल्ली एयर पॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट हॉटेड टॉपिक है पूरे भारत के लिए। क्यों? कैपिटल की जो सिचुएशन है अभी वर्तमान में बहुत खराब है एयर क्वालिटी के तौर पे। और हमने हाल ही में सुना बॉम्ब ब्लास्ट भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कैपिटल में सेफ्टी काफ़ी निचले स्तर पे जा चुकी है। वहाँ की AIQ अगर जो मैं आपको बताऊँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो इतना नीचे गिर चुका है कि वहाँ की जो मशीन है जो एयर क्वालिटी सर्च करके बताती है हमें, उससे लिमिटेशन से भी ऊपर चले गए। हमें जो सबसे सीवियर लिमिटेशन हुआ है 400 AQ, लेकिन जो दिल्ली का AQI है वो 1500, 1600, 1700 तक चला गया। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके कितनी 100 सिगरेट कह लीजिए, कितने 100 स्मोकिंग, जितने भी खतरनाक खतरनाक चीज़ें होती हैं टोबैको से रिलेटेड, उसका लिमिटेशन से ज़्यादा वो इंजीरियस एयर अपने में इनहेल कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है NCR और दिल्ली के रीजन में एयर को प्योरीफाई करने के लिए, उसको फ्री छूट दे दी कि आप जिस तरीके से भी कुछ भी करके, आपका सबसे बड़ा जो मोटिव रहना चाहिए वो दिल्ली के एयर को प्यूरिफाई करना, दिल्ली के एयर को क्लीन बनाना। क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 की बात करें, जो कि हमारे संविधान में फंडामेंटल है, उसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी के साथ हमें एक और राइट मिलता है उसी के साथ, जिसे कहते हैं राइट टू क्लीन एयर। क्योंकि अगर हमारे पास क्लीन एयर ही नहीं रहेगा तो हाउ कैन वी लिव अ लाइफ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो किसी भी मनुष्य के लिए एस्पेक्ट है जीने का, वो है फ्री, मतलब फ्री नहीं कहें उसको, कहें क्लीनिंग। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा निर्भरता है बॉडी का, वो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं।
तो अगर एयर इम्प्यूरिफिकेशन हो रहा है इनका बहुत बड़े पैमाने पे, और ऑक्सीजन भी हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे गंदा, तो वो जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज है, या छोटे छोटे बच्चे हैं जो नवजात शिशु हैं जिनका अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप भी नहीं हुआ है, उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो कॉमन सिटीजन्स हैं जिनको कोई बीमारी भी नहीं है, वो भी अगर जो इसको कंटिन्यू करेंगे तो उनको भी ये बीमारी से। तो सीधी बात, अभी तक मैं बहुत इम्पोर्टेंट इसी के द्वारा ये कमेंट मतलब वर्डिक्ट पास किया गया कि जिस भी तरीके से हो सके आप दिल्ली के एयर को साफ कीजिए। और हमारी तो जैसा कि मतलब अभी तक दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो काफी निचले स्तर पे जा चुकी है, उसको देखते हुए वहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिसी लाया गया था काफी समय पहले ही, जिसको हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GRAP कहते हैं। मतलब ये जो प्लान है ये तब लागू होता है जब स्थिति काफी ज्यादा एक्सट्रीम में चले। और अभी GRP 4 लागू होने वाला है, जिसके तहत जितनी भी दिल्ली में बड़ी गाड़ियां हैं उस पर बैन लगा दिया जाएगा, वो चल नहीं सकता। जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बिल्डिंग्स के उस पर रोक लगा दिया गया। जितने जैसे आप बोन फायर हम करते हैं, अभी टाइम आ गया ठंडी का, तो काफी सारे लोग लकड़ियों से आग जला के अपने ठंडी से बचने के लिए उसका उपयोग करेंगे, तो उस पर बड़े पैमाने पर रोक लगा दिया गया। आप बड़े पैमाने पे पार्टी नहीं कर सकते जिससे इन्वायरमेंट पे किसी तरीके से इफेक्ट पड़े। तो ये प्लान लागू करके किसी भी तरीके से दिल्ली की एयर को वापस से बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमें ये देखना है कि अभी ये टेम्पररली एक बन के आएगा कि हाँ भाई टेम्पररली एक बहुत बड़ा सक्सेस आया हमारे सामने, या टेम्पररली हम इस एयर को प्यूरिफाई कर पाएंगे। लेकिन परमानेंट जो सालों से 2016 से जो, जब एक केस की बात करें, MC मेहता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने जब अपने केस फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016-17 से कहा गया कि दिल्ली के एयर को, दिल्ली के आसपास के एरिया को साफ किया जाए, वहाँ के इंडस्ट्रीज पे रेगुलेशंस लगाई जाए, और क्या वॉट एवर द रीजन बिहाइंड द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली शुड बी बैंड और शुड बी स्टॉप। तो ये सब चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही है, और आगे आने वाले समय में इस पे काफ़ी सारे और भी आर्टिकल्स हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा, क्यों? क्योंकि जो हमारे कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी ही एक तरीके से पूरे कंट्री का फेस होता है। और जब फेस में ही हमारा एक तरीके से कहना नहीं चाहिए, फेस ही जब गंदा हो तो लोग भारत के तरफ किस तरीके से देखें। तो एयर पोल्यूशन पे हमारी जितनी भी अभी तक की डिस्कशन थी उससे हम समराइज यही कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन ना ही दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जितने भी बड़ी सिटीज़ की बात करें, ये बड़ी सिटीज़ इकोनॉमी की बात करें, मुंबई, यहाँ तक कि हमारा प्रयागराज, इसकी भी AQI जब आप फेस्टिवल सीजन की बात करेंगे तो वो भी एक वेरी पुअर कंडीशन में आ जाता है। तो AQI हमारे देश का बहुत खराब है, एक ओवरऑल एवरेज जब ले हमारे पूरे देश का। तो इसके लिए दिल्ली एज अ हमारा केस स्टडी काम कर सकता है, अगर जो हम उसको पूरी तरीके से सक्सेसफुली उस पर हम कंट्रोल कर पाए और एयर को प्यूरिफाई करें। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिससे हम ये आकलन कर पाते हैं कि किसी देश में किस लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, या उस देश के सिटीजन्स किस लेवल पे हैप्पी हैं, मतलब सेटिस्फाइड है अपने गवर्नमेंट से। तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल के आ रहा है इसमें, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि आपको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा अच्छा पोजीशन मिला। जहाँ की जो कि अभी पाकिस्तान काफ़ी फ्लड से गुजर रहा है, काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज आई हैं, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की ऑलरेडी काफ़ी सारे डेप्ट में है, या IMF से उधार लेके उनकी इकॉनमी चल रही है। तो इन सब चीज़ें के बावजूद भी इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान इज हैप्पीएस्ट कंट्री देन इंडिया। ये अपने आप में आयरनिकली है, लेकिन जब राइटर ने इस पे विशेष रूप से और बात की तो पता चलता है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान के आम जनता की बात करें तो उनके पास इतना ज़्यादा कम लेवल पे कह सकते हैं रिसोर्सेज है कि वो उससे अब
क्या उसको कहते हैं, रेजिस्टिविटी उनमें आ गई कि हाँ हमें इतना ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल एक आप हम लेकर कर सकते हैं कि आपको बचपन से एक ही गिलास दूध दिया है, और वो एक गिलास दूध देने के एक समय में कभी कभी महीने में एक बार आपको 2 गिलास दूध दे दिया गया, तो आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और एक तरफ दूसरा भाई जो आपका है, उसको शुरुआत से ही 2 गिलास 3 गिलास दूध मिलते रहा, तो वो एस्पायर करेगा कि और दूध की क्वांटिटी बढ़े ताकि मैं और डेवलप करूँ, मेरा बॉडी ग्रोथ और बढ़े। सेम चीज हमारे पाकिस्तान के पास उतनी रिसोर्सेज ही नहीं है कि अपने सिटीजन को वो बेसिक नीड जो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं भारत में वो मिले। तो वहाँ वहाँ की गवर्नमेंट जब भी कुछ थोड़ी बहुत रिसोर्सेज, जैसे वहाँ की गवर्नमेंट कहती है आई विल मेक योर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ की जनता बहुत खुश हो गई। तो अगर जो फैक्ट की बात करें तो फैक्ट के बेसिस पे इंडिया से पाकिस्तान काफी नीचे लेवल, लेकिन वहाँ के लोगों के परसेप्शन पे बात करें, क्योंकि दूसरी बात एजुकेशन के लेवल पे भी पाकिस्तान काफी नीचे है। तो वहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा करे, और ये हमें पता है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं है। कहा जाता है कि जब थॉट के बेसिस पे आप कॉन्शियस आज़ाद ही नहीं हो, तो आप अपने डेवलपमेंट के लिए भी नहीं लड़ पाते। आपको ये पता भी नहीं रहता कि आपको नीड क्या है। ये तो इस रिपोर्ट में जो पोजीशन आई है इंडिया की, वो है 118, और जो पोजीशन आया पाकिस्तान का वो 109 है। तो मतलब हमसे वो आगे है। लेकिन ये अपने आप में आयरनिकली पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी खराब चल रही है अभी। पाकिस्तान उधार के पैसों पे चल रहा है। लेकिन रही बात इंडिया की, हाँ इंडिया भी काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से भी पाकिस्तान और हमारी बराबरी नहीं है। हमारी इकॉनमी अच्छा कर रही है, और उतने बड़े लेवल पे जितने बड़े लेवल पे वहाँ पॉवर्टी हमारे देश में। एक सबसे छोटा आर्टिकल, उसके बाद हम अपने संयुक्त समाचार को विराम देंगे। वो है काजोल, जो हम जानते हैं हमारे भारतीय सिनेमा के काफी बड़ी एक्टर हैं, जिनका नाम काजोल देवगन है। उनके द्वारा एक कमेंट पास किया गया मैरिज पे उनके ही शो में। उन्होंने कहा कि मैरिज शुड हैव अ एक्सपायरी डेट एंड रिन्यूएबल डेट। मतलब मैरिज में एक एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि मतलब अगर कपल दोनों चाहते हैं कि मैरिज को अब इंड करना, तो इंड करके नए मैरिज में जा सकते हैं। तो ये जो कमेंट उन्होंने पास किया, उसके बाद से पूरे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे काफी बड़ा डिबेट छिड़ गया है कि किस तरीके से इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद आप इंडियन मैरिज, जो कि इतना अच्छा माना जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट करता है मैरिज में, तो इसको आप किस तरीके से वेस्टर्नाइज करने का काम कर रहे हैं, या इस तरीके का कमेंट आपके इतने फेमस होने के बाद पास कर, क्या नए यूथ को और नई जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए सही है? कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी कहें कि हाँ एक एक्सपायरी डेट या ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, तो जो कपल फ्रीली चाहते हैं आपस से मैरिज को तोड़ना, उनको इजी मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि आने वाले समय में इस पे जनता ज़्यादा सपोर्ट में किस थॉट पे होती है, इनके सपोर्ट में या इनके अगेंस्ट। इसी के साथ सहयोग समाचार में हम कल मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।